25 अक्टूबर 2025 को मैं 110 केजी का था, काफ़ी मोटा सा, एंड कंटेंट ही बना रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मैंने सोचा ठीक है इन शेप आते हैं, तो मैंने तो उस दिन से थोड़ा फ्री हुआ तो डाइट शुरू करी अपनी प्रॉपर सी। आज है 5 दिसंबर, राइट। तो हो गए 1 महीना 10 दिन ऑलमोस्ट उस चीज़ को। तो 110 से मैं अभी आज 102 केजी का हूँ। इतना फ़र्क लग नहीं रहा क्योंकि अभी बहुत सारा फ़ैट लूज़ करने का है। आई थिंक 22-25 केजी तो एटलीस्ट लूज़ करना पड़ेगा टिल यू विल बी लाइक होली शिट, ओके इंस्टाग्राम रेडी में हो जाऊँगा, है ना। तो मैं डाइट काफ़ी स्ट्रिक्ट ले रहा हूँ। मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली डाइट में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी कुछ खा रहा हूँ, कुकीज़ वगैरह भी खा रहा हूँ, घर पे बने हुए, ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा भी बनाया था अभी। बर्थडे पार्टी में एक दिन थोड़ा चीट मील भी करा था। तो आई मीन आई एम स्टिल लिविंग लाइफ, बट द थिंग इज़ 110 से 102 केजी का जर्नी वाज वेरी इजी, है ना। उसके बाद आई थिंक 102 से 95 भी इस रिलेटिवली इजी ही होगा, इसी स्पीड से ही नीचे जा रहा है वेट। बट मुझे पता है 95, 94, 93 इस पॉइंट पे आके जिस हिसाब से मेरी बॉडी है वहाँ पे आके थोड़ी चीज़ें टफ होती है, मुझे थोड़ी स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। 91, 90 से नीचे जाने में हर किलोग्राम मेरे लिए हार्ड होता है, तो वहाँ पर फिर चीज़ें स्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी मुझे। तो अगर मैं 110 से ही एकदम स्ट्रिक्ट शुरू कर देता तब फिर ये होता कि अभी तक मैं वो हो जाता, बर्न आउट हो जाता कि अबे यार, है ना। अब इसको बोलते हैं मोमेंटम बिल्डअप करना। हाँ, मैं बाहर नहीं खा रहा हूँ खाना, ठीक है, मैं बाहर नहीं, मैं घर पे ही खाता हूँ खाना। जैसे कि वो कोई मेरी वाइफ को मन करता है खाने का तो वो मैं मंगा लेती है अपने लिए, राइट। अब मैं देखता हूँ, मैं अपना खाना खाता हूँ, राइट। अभी इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि मेरा खाना भी काफ़ी डिलीशियस है। एक पॉइंट के बाद थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि फिर थोड़ा सा मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, थोड़ी फैटी चीज़ें, थोड़ी शुगरी चीज़ें, है ना। तो अभी जैसे ये जनरल मेरी डाइट है, मैं ये करते हुए भी पूरा वेट लॉस कर सकता हूँ। बस इसमें जो मैं चाह रहा हूँ कि 7-8 महीने में काम खत्म हो जाए, वो साल में ख़त्म होगा, है ना। मैं चाह रहा हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए, तो फिर वो मुझे बंद करनी पड़ेंगी। तो मैं आज दिखाऊँगा आपको एक्चुअली ओवरऑल मैं क्या खा रहा हूँ तीनों मील में। जो मैंने 8-9 केजी वेट लॉस करा है 5 हफ्तों में, उसके लिए मैं दिखाऊंगा कि क्या खा रहा हूँ, एंड एक्सरसाइज भी दिखा दूंगा, राइट। ओके, तो चलते हैं। This is a Barbell Path production. बहुत सर्दी हो रही है तो मैं ये तो उतार नहीं रहा अभी, ठीक है। जिम में दिखा दूंगा फिजिक अभी कैसा लग रहा है, इतना कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। तो अभी हम बना रहे सूप, ठीक है। सूप में हमने गोभी, आलू, पेपर, अनियन थोड़ा सा पकाया, साथ में कैरेट्स थोड़ा पकाया, और फिर सबको ब्लेंड कर दिया, तो वो एक थिक सूप सा बन गया, बहुत ही गजब एकदम। साथ में हमने साइड में चिकन को बॉईल करा, उसको श्रेड करके सूप में डाल दिया, ऊपर से हल्की सी ब्रेड टोस्ट करके साइड में। मतलब वो मैंने कल रात को भी खाया था, कल डिनर वही था, लेकिन मुझे इतना पसंद आया वो मील कि मुझे था कि नहीं, ब्रेकफास्ट में बचा हुआ था सूप ऑलरेडी, तो गर्म ही करना है उसे, तो वही खाऊँगा मैं, है ना। तो वही अभी बना रहे हैं। ये की तो अपने लिए ब्रेड एंड अंडे वगैरह बना रही है। अंडे मुझे बहुत पसंद है, अच्छे भी होते हैं, बस बात यह है कि अंडे 3-4 से पेट नहीं भरता मेरा। मुझे होता है कि 5-6 खाने पड़ते हैं, और 5 अंडे में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती है, मैं काफ़ी ज़्यादा सूप खा सकता हूँ उसके बदले। तो अंडे मेरे आजकल उतने रेगुलर नहीं हैं जितने पहले थे। आप खाने चाहिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अंडे, बस मेरी उस प्रेफरेंस की वजह से कि बहुत ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं मेरी, तो मैंने अंडा आजकल कम कर रखे हैं। ओके, तो ये सूप है, इसमें जो सारी वेजीज बताई थी वो सब है इसमें। ये बहुत ही गजब की चीज़ है ऑनेस्टली। ये चिकन ब्रेस्ट है, इसमें हमने बॉईल करके, आप बॉईल कर दो, एयर फ्रायर में कर दो, डजंट मैटर, राइट। इस सूप में 100 ग्राम में 50 कैलोरी लगा लो, 45 करीब, एंड ओवरऑल 150 कैलोरी का सूप हो गया वो, एंड चिकन सारा प्रोटीन हो गया। फिनिश प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। मैंने ऊपर से ब्रेड डाल दिया, इसमें 70 ग्राम, तो उसकी टोटल कैलोरीज मैं बताता हूँ अभी आपको। ये कुछ टोटल कैलोरीज है, पता नहीं साफ दिख रहा होगा, 685 एंड 75 ग्राम्स प्रोटीन। चिकन की स्मेल देख के ही ये मिस्टर भी यहाँ आ गए है ना। लेकिन मैं बोलूँगा डेफिनेटली 100% इसको ट्राई करना। अगर आप पे ज़्यादा कैलोरीज हैं अगर इसमें, तो थोड़ा सा हैवी क्रीम आप ऊपर से डालेंगे तो हेवनली हो जाएगा। कैलोरी बचानी है तो ना डालें, क्योंकि सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, है ना, क्योंकि इतनी सारी वेजीज डाली हैं। चिकन से अच्छा खासा प्रोटीन आ रहा है, एंड ब्रेड सावरडो है वो भी, उससे अच्छा खासा कार्ब्स। नॉट नेसेसरीली अगर आप नॉर्मल ब्रेड यूज़ करना है तो 2 भी टोस्ट करके ऊपर से डाल दें। स्पेशली बोल को साफ़ करने में, बड़ा पोछा लगाने में बहुत यूज़फुल होता है। तो ये मैंने रात को खाया था, तो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। लो कैलोरी भी है, जिस हिसाब से वॉल्यूम है, पेट ही भर जाता है क्योंकि सब कुछ है इसमें, है ना। तो हर मील के बाद 15 से 20 मिनट में कार्डियो करता ही हूँ। उस समय मैं फ़ोन में मोस्टली काम करता रहता हूँ, क्लाइंट्स की रिप्लाई करना है, अपनी शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिट करना एंड ऑल।
ये व्लॉग नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि जो भी इसको एक्सरसाइज में कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, बस ये ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ाएगा आपकी। हाँ, बाहर व्यू बहुत तगड़ा है, लाइट आएगी पीछे से, इसलिए मैंने बंद कर रखा है, लेकिन बाहर चल सकता हूँ एंड ऑल। बट मैं उस आइडियलिस्ट माइंडसेट में फंसना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पहले भी मैं वही सोच रहा था, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर 40 मिनट चल रहा था, 1 घंटा चल रहा था। यहाँ पे मैं कभी कभी दिन के 3 घंटे भी चल लेता हूँ, है ना। मैं काम कर रहा हूँ, प्लान्स बना रहा हूँ, फ़ोन में ही हो जाता है अब सब कुछ, ठीक है। 4 से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एवरेज मेरी रहती है ना। तो कभी कभी मैं दिन में 10 किलोमीटर भी चल लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बाहर शायद मैं हर दिन 10 किलोमीटर ना चल पाऊँ, या फिर हर दिन 2 किलोमीटर पर नहीं। यहाँ मेरा एवरेज मिनिमम 5 किलोमीटर रहता ही है, कि मैं हर दिन 5 किलोमीटर तो चलता ही चलता हूँ, है ना। और कभी कभी यहाँ लैपटॉप रखा है, वो मैं यहाँ रख के रिमोट कंट्रोल से गेम भी खेल लेता हूँ। तो दिस इज़ लाइक टाइम पास हो जाता है और एक्टिविटी लेवल भी होती रहती है। तो अगर आपकी डेस्क जॉब वगैरह है कुछ, ठीक है, या आप ऐसे इंडिविजुअल हो कि आप ऑफिस में आपको दिन भर बैठना पड़ता है एंड ऑल, तो आप बल्कि डॉक्टर का नोट लिखवा लो। अब तो बन जाता है भाई, 500 रुपये में डॉक्टर का नोट बन जाता है। अपने एम्प्लॉयर को दिखाओ कि देखो भाई, मैं मर जाऊँगा, मैं जल्दी मर जाऊँगा, और ये आप पे आ जाएगा। फिर मेरे को अपने ऑफिस में क्यूबिकल में ट्रेडमिल लगाना था, तो ये तो फिर भी रिलेटिवली बड़ी है, इससे आधे साइज़ की भी आती है, जिसमें ये भी नीचे हो जाता है, ये भी इसमें भी हो जाता है नीचे, और बिल्कुल जगह नहीं रहती, वो बेंच के नीचे हो जाएगी जो आपकी डेस्क है। डेस्क को ऊपर कर लो एंड दिन पर, ठीक है, 4 की स्पीड से नहीं चल सकते, 3 की स्पीड से चलो, आराम से काम करते रहो। तो धीरे धीरे एक्टिविटी लेवल आपकी होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जितना आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में इशू कार्ब्स का नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि कार्ब्स हैं, ये है, वो है, ख़राब है, मोस्टली राइट कार्ब सेंट्रिक एंड ऑल। हाँ, इशू तो है वो, बट वो इशू बड़ा इसलिए है क्योंकि एक्टिविटी लेवल नहीं है, वॉकेबल सिटीज़ नहीं है। क्योंकि हालांकि इटली वगैरह में भी यहाँ पे डूरम कार्ब अलग होता है वीट, बट वहाँ पे भी मोस्टली कार्ब बेस्ड डाइट ही है। प्रोटीन साला इतना सा होता है ना, हल्का सा मोज़रेला वगैरह, बहुत ही कम प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता भी है सोर्स उनका, वो भी बहुत फैटी, पोर्क खाते हैं बहुत लोग, है ना, तो बहुत फैटी होता है। तो मोस्टली फैट कार्ब्स ही रहते हैं। लेकिन इटली, मोस्टली यूरोपियन सिटीज़ में, यूएस में तो नहीं है ऐसा, पर मोस्टली यूरोपियन सिटीज़ में बहुत वॉकेबल सिटीज़ हैं, है ना। बहुत, मैं जाता था, मैं आपको बताऊँ, यूनिवर्सिटी डेज़ में अपने, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से घर मेरा रहता था 25 मिनट का रास्ता। तो आना जाना 2 बार होता ही था, कि जैसे एक साथ नहीं होती सारी क्लासेस, एक क्लास हुई 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, फिर उसके बाद बीच में मतलब नहीं है क्लासेस, फिर 3-4 घंटे बाद ऐसा होता था, है ना। तो ऐसे आना जाना करता ही 1.5 घंटे तो मिनिमम मेरी वॉक होती थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए, ठीक है। वो चढ़ाई में, पहाड़ में था वो भी, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, एज यू कैन सी। और उसके बाद जिम जाना मेरे लिए 40 मिनट दूर था, तो जिम आने जाना 80 मिनट उसके ऊपर और ऐड कर दो। और मैं हर दिन ये करता था, और स्पोर्ट्स साइंस ही पढ़ रहा हूँ, साथ में जिमनास्टिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब भी खेल रहे हैं। तो इतना एक्टिविटी लेवल हाई था कि मैं उस समय 35 to 3800 कैलोरीज खाता था मैं हर दिन। मेरा वेट गेन नहीं, मैं उस समय मरता था कि वेट गेन हो जाए मेरा। जब से मैं इंडिया आया हूँ तो खाने की हैबिट्स तो मेरी चेंज हुई नहीं है। भले ही मैं रिलेटिवली क्लीन खाता हूँ, साफ़ खाना खाता हूँ, घर का खाता हूँ, लेकिन एपेटाइट तो उतनी है, लेकिन एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हुई कि जिम जाना है गाड़ी से, क्यों, वॉकेबल सिटी नहीं है ना। ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्री है, इशूज़ यहाँ भी, है ना। तो यहाँ पे मैं वॉक करने लगा था, लेकिन यहाँ पे एक वो हिंड्रेंस हो गई है। जैसे मैं अभी कम खाना खा रहा हूँ, राइट, तो मुझे होता है कि एनर्जी कम है, तो मेरे पास स्कूटर है अभी कि मैं स्कूटर से ही चल जाऊँ, तो हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। मैं रात को 9 बजे भी मुझे एकदम मोटिवेशन आया तो मैं चाबी लेकर निकल जाऊँ, राइट। लेकिन चलने में ये कि अब मैं चल के जाऊँगा आऊँगा, तो आइडियली तो वो अच्छा है ना, आइडियलिस्टिक, लेकिन मैं होना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उस आइडियलिस्टिक होने के चक्कर में मैं एक्शन नहीं लिया। तो इससे मैं सोचा कि ठीक है, नहीं, स्कूटर से जिम में मिस नहीं करना, बस ये है कि एक्टिविटी इसमें हो जाएगी। तो ये तो मुझे ब्लेसिंग, वरदान है ना। ये तो मुझे इतनी गजब की चीज़ लगी है कि मैं अपना काम करते करते, सारे क्लाइंट कॉल्स हैं, तो मेरे दिन में कम से कम 3.5 घंटे करीब क्लाइंट कॉल में जाता है। मैं बात करता हूँ उनसे फ़ोन में या वीडियो कॉल में, राइट। तो वीडियो कॉल होता है तो लैपटॉप वहाँ आगे रख देता हूँ, आराम से मैं चलते चलते बात करता रहता हूँ, पूरा फुल्ली एक्शन मोड में रहता हूँ, है ना। वॉइस कॉल है, अपना लगाए, एयरफोन लगाए, बात करता रहे, दिन भर एक्टिविटी। सबसे बढ़िया तरीका यही है, खाने में इतनी रिस्ट्रिक्शन ना ही करो, उतना अच्छा है। सबसे आइडियल ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा के अब ज़्यादा से ज़्यादा वेट लूज़ कर सको। सबसे आइडियली होगा, स्पेशली हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको खाने से बहुत प्यार है ना। तो उसके लिए बेसिकली है कि एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो। तो अब आप बोल रहे हो कि मैं जो जिस जगह रह रहा हूँ यहाँ से मैं शिफ्ट हो जाऊँगा कभी, तब क्या करूँगा, है ना। हर जगह फिर ट्रेडमिल रहेगी, फिर मैं मोटा हो जाऊँगा। तो गोल ही वो है कि आप ऐसे लाइफ को चेस करो
जहाँ पे आप ओवरऑल हर समय एक्टिव रह सकते हो। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं साउथ गोवा जाके रहूँगा, वहाँ बीचेस होंगे, वहाँ पे मैं बीचेस, रनिंग, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें ज्वाइन करना शुरू कर दूँगा, फुटबॉल वगैरह बीच में, है ना। तो वहाँ पे इम्पैक्ट फोर्स भी कम लगता है सैंड में, रनिंग में नीज भी अच्छा सही रहती हैं, और थोड़ा हार्ड भी होता है, पाँव को उठाना भारी हो जाता है, तो कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अब ऑफकोर्स सब पे ये प्रिविलेज नहीं होता है कि वो मतलब इतना कर पाएँ, वो ऑफिस जाएंगे, ये करेंगे। तो उनके लिए मिलिट्री से मेरे कुछ दोस्त हैं, उसकी केमिस्ट की दुकान है, वो दिन भर बैठा रहता है केमिस्ट की दुकान में, वो छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। उसके पिताजी ने उसे थमा दिए, चलो पैसे तो कमा रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता है। तो सुबह 8:30-9 बजे से शाम के 9 बजे तक वहाँ रहता है, वो कहीं जा ही नहीं सकता है, जिम में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जिम तो चलो मैंने उसका शुरू करवा दिया, सुबह जाता है 6-6:30 बजे, लेकिन दिन में फिर बैठा रहता है, खाता भी रहता ही है, क्योंकि बगल में समोसे की दुकान है, यहाँ पे मोमो की दुकान है। तो उसको मैंने बोल रहा है कि भाई एक वॉक पैड ले। तो ये वाला वॉक पैड जो मेरे पे है, ये तो 15,000 का है। उसका उस समय अमेज़ॉन पे कुछ दिवाली डिस्काउंट था क्या था, वो उसको 7,500-8,000 का मिल गया, सेम कंपनी नहीं, दूसरी कंपनी का। और वो मतलब कुछ चेंज नहीं करा उसने, समोसे वगैरह सब खा रहे हो, लेकिन उसने इसका काउंटर है, उसने नीचे वहाँ वॉक पैड लगा दिया, वो 2.5 से 3 की स्पीड पे चलता रहता है दिन भर। वो एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर चल जाता है, मतलब वो कम से कम 1000 कैलोरी बर्न कर दे रहा है, और वो खा वो सही वही रहा है। तो धीरे धीरे वो डेफिसिट में आ ही गया है ना। तो बट हम ट्राइंग टू से कि एक्टिविटी जो हम बोलते हैं ना, इंडिया में बहुत कार्स वगैरह, नहीं पहले हम बहुत एक्टिव थे, तो कार्स वगैरह से कुछ होता नहीं था, है ना। तो अब मेरा प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है कि हर मील के बाद 20 मिनट कार्डियो कम से कम, ये मेरा मिनिमम है। उसके ऊपर क्लाइंट कॉल कुछ भी होता है तो मैं इस पर चढ़ जाता हूँ, फ्री हूँ मैं, कुछ करने का क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, तो उस पर चढ़ जाता हूँ। अब स्लो वॉकिंग का फ़ायदा क्या है, जैसे मैं अभी 4 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो मैं कार्डियो करते करते आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। तो इट इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी अभी, है ना। तो जैसे जोन 1 हो गया कि मैं लंबे लंबे सेंटेंस जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वो मैं बोल सकता हूँ। जोन 2 हो जाएगा कि मैं ऐसे 1-2 शब्द ऐसे बोल पाऊँगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबे सेंटेंस नहीं कर रहा, फिर भी आपसे बात कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी सांस फूल रही है। जोन 3 होगा मैं शायद येस नो में ही या फिर इशारों में बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना पुश कर रहा हूँ खुद को, है ना। अगर हम 3 जोन में डिवाइड कर देंगे, वैसे कुछ लोग 5 जोन में भी डिवाइड करते हैं इसे। तो मोस्टली जोन 1 या 2 में ही रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये बहुत कम फटीगिंग होता है, ये आपकी ट्रेनिंग में इम्पैक्ट नहीं देता है ना। अगर जैसे मैं ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल मैं जोन 3 करने लग गया, तो मेरे लेग्स की जो परफॉर्मेंस है जिम में वो डाउन होने लगेगी, तो फिर लेग्स में मसल मास कम होने लगेगा, भले ही मैं ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा कार्डियो करने में, है ना। अब लोग बोलते हैं कि कार्डियो पर रिलाई नहीं करना चाहिए कैलोरी बर्न करने के लिए एंड ऑल, तो हाँ मैं इसे कार्डियो नहीं मानता हूँ, ये उसमें ओवरऑल एक्टिविटी लेवल जाता है। आपको मशीन नहीं लेनी है, आप ऑफिस जॉब्स के बीच में हर आधे घंटे में 5 मिनट कोई एक्टिविटी कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, बस हार्ट रेट बढ़ाना है किसी भी तरीके से। अब ये कि जैसे आप बेटर एथलीट ही बनते रहोगे, आप बेटर कैलोरीज ही बर्न करते रहोगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने पहले कार्डियो नहीं करा, आप बिल्कुल अनफिट हो, तो एक्चुअली मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता रहता हूँ। उससे मैंने 4 किलोमीटर/आवर से शुरू करा था, तो मैं 10 मिनट में थोड़ा बोर्ड हुआ, 1 बढ़ा दिया, तो लगता भी नहीं फ़र्क। धीरे धीरे मैं 5.5 की स्पीड में चल रहा होता हूँ एंड पता भी नहीं चलता, है ना। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ फिटनेस जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाओगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं, कुछ लोग हैं जो 30 किलोमीटर ऐसे या तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में इतने टाइम में कर लेते हैं, है ना। तो वो ये है कि 1 घंटे में इतनी सारी कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। मैं उतना फिट ही नहीं हूँ कि मैं 1 घंटे में उतनी सारी कैलोरीज बर्न कर पाऊँ, है ना। तो अगर आप उतने फिट हो जाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा खाना खा के भी वेट लूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन ओवरऑल वही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, सबके लिए, हेल्थ के लिए भी, है ना। खाना तो जैसे लोग बोलते हैं ना फूड इज़ फ्यूल, वो वाली फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती। वो मुझे लगता है कि यार नहीं यार, पूरे सारे कल्चर में पूरे एंशिएंट हंटर गैदरर के टाइम से साला फूड हमेशा फूड से बहुत ज़्यादा रहा है, सोशल वो रहा है। हम मतलब प्रगति हमने तब करनी शुरू करी है जहाँ पे फूड स्टोरेज के मीन्स हो गए, जहाँ पे एक्सेस हो गया फूड का। पहले उससे शिकार करा, डन, बाद में फूड एज अ मनी यूज़ होने लगा और ट्राइब से रिलेशन के साथ कि भाई ले फूड, अब हम अच्छे टर्म्स में हैं, क्योंकि फूड सबसे बेसिक चीज़ है। हाँ, तो जब कुछ होता नहीं है देन फूड इज़ फ्यूल। बट अब आप देखेंगे कितने कल्चर्स में
कहाँ से कोई पत्थर उठा के उसे पीस के उसका वो मसाला बन गया, फिर उसको चिकन के ऊपर लगा के यहाँ पे ग्रिल करके, मतलब हज़ार तो तरीके हैं सेम चीज़ करने का, है ना। कुकिंग इतनी डाइवर्स, इतनी खतरनाक साइंटिफिक चीज़ है और इतने सारे दुनिया को जोड़ती है टुगेदर कि सिर्फ बोल देना फूड इज़ फ्यूल विल बी डिल्यूजन, अ यूज़फुल डिल्यूजन, काम का डिल्यूजन होगा। क्योंकि अगर आपने सही में मान लिया ना, बोलने की बहुत आ रहा है, अगर बिलीव सिस्टम में आपके खून में आ गया है तो आपको डाइट में कोई कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में फूड इज फूल। मानना और बोलना अलग बात है, अगर आपने मान लिया तो, है ना। तो हाँ, यूज़फुल डिल्यूजन है, लेकिन मुझे लगता नहीं और रियलिटी में रूटेड है। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं खुद को किसी भी डिल्यूजन में डाल सकता हूँ, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है। तो अभी मैं ऐसे डिल्यूजन में हूँ कि ऐसे मेरे सामने आप केक रख दोगे तो मुझे पता है मुझे खाने का मन ही नहीं है, मुझे है ही नहीं मन, मुझे कुछ और, मुझे वो पेपर थिन शेडेड स्किन चाहिए, मेरे दिमाग में भी वही है ना। तो मैं खुद को डिल्यूजन में डाल रखा, मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए अभी बहुत ईजी रखा है ना। एंड यह डिल्यूजन मुझे हेल्प करेगा आगे। तो आप में डिल्यूजन चूज़ करते हो हमेशा, है ना, क्योंकि सभी डिल्यूजन में रह रहे होते हैं, सबका अपना अपना डिल्यूजन होता है, सब बस और लोगों के डिल्यूजन को इल्यूजन बोलते हैं कि अबे इसका दिमाग खराब है, तेरा भी दिमाग खराब है, बस अलग तरीके से, है ना। सभी का दिमाग खराब होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ, वो वाला डिल्यूजन भी यूज़फुल हो सकता है कि फूड इज़ फ्यूल, बट मैं वो मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सही में फूड में वैल्यू दिखती है ना। लोगों की अलग अलग फिलोसफी हो सकती है, मैं ये रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई, आई एडमायर कि तूने ये अपनी खून में डाल दिया फिलोसफी कि फूड इज़ जस्ट फ्यूल, आई एडमायर दैट, बट आई डोंट वांट टू बी दैट। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जिस दिन आप खुद अपनी पर्सनालिटी में से डालना शुरू कर दो कि हाँ भाई, कोई चीज़ मैं किसी और के बारे में एडमायर कर सकता हूँ, पर ये भी कर सकता कि मुझे वो चाहिए नहीं, वो बड़ी मस्त चीज़ यार, पर मुझे नहीं चाहिए वो, है ना। तो उस दिन आपको कंपैरिजन, जेलसी वाली बात ख़त्म ही हो जाएगी आपके जीवन से, है ना। तो ओके, अभी 13 मिनट हो गए। अभी तो मैं एक्चुअली कैमरे से बात करते हैं, मुझे पता नहीं चला 13 मिनट हो गए, मुझे लगा 2-3 ही मिनट हुए। 3 मिनट मैंने बात कर ली कुछ चीज़ें काटूंगा इससे मैं। ओके, तो 40 मिनट के अंदर मैं अब जिम निकल जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा साफ़ सफाई करनी है, ये किचन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना है और रूम ऑर्गेनाइज़ करना है, फिर मैं निकल जाऊँगा। तो 40 मिनट पहले, जिम से पहले थोड़ा सा कार्ब हैवी मील्स खाना ज़्यादा सही रहेंगे। इवन दो हर स्टडी यही बता दी कि इतना मैटर नहीं करता है प्री वर्कआउट मील, एज इन व्हाट मैटर्स मोर इज़ कि आपने 1 दिन पहले क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, ओवरऑल मैटर करता है, राइट। 1 घंटे 2 घंटे पहले क्या खाया है वो इतना मैटर नहीं करेगा, पर गलत तरीके से मैटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आधे घंटे पहले बहुत ही स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स, हाई फाइबर फूड्स, हाई फैट फूड्स खा लूँ तो मेरा डाइजेशन स्लो, मुझे वहाँ पे स्लो फील होगा, राइट, वो तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी अगर ना भी खाऊं तो चलेगा, बस बेस्ट चीज़ शुड बी कि आपको भूख ना लग रही हो वर्कआउट करते हुए, है ना। एंड अगेन, इतना सीरियसली लेने की ये सब ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह उठते ही आपको होता है कि आपको जिम जाना है, या रात को बहुत लेट आप पे बीच पे खाने का समय नहीं है, नो इशू, है ना। मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं काम भी घर से करता हूँ सब कुछ, तो फिर मैं खा सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ। और एक्चुअली मुझे थोड़ी भूख लग भी रही है, एंड जब आप कट कर रहे हो या फिर जब आप जब कैलोरी डेफिसिट में हो, तो ऐसा भी होना चाहिए कि आप कभी ऐसे स्टेट में ना आए कि आपको भूख लग रही है, स्पेशली बिगिनिंग 1-2 महीने की डाइट में, है ना। जैसे मुझे बहुत सारा वेट लूज़ करना है अभी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अभी पहले महीने से ही भूखा होने लग जाऊँ, वो तो पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स जब मैं 85-90 kg पहुंच जाऊंगा, उससे नीचे जाना होगा तो ऑफकोर्स मुझे भूख के थ्रू गुजरना पड़ेगा, वो अनअवॉइडेबल है, चाहे मैं कितनी ही ट्रिक्स टेक्निक सारी हाई फाइबर हाई वॉल्यूम सब कुछ यूज़ कर लूँ, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी नहीं, तो अभी जैसे मुझे फील हो रहा है कि हाँ, हंगर क्यूज थोड़े बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो राइस केक एक में 30 कैलोरी है, तो 3-4 जा 12, 6-3 जा 18, 180 कैलोरी के हम कर लेंगे राइस केक्स। एंड उसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन हनी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही लाइट मील है, एंड कैलोरी भी ज़्यादा नहीं है। तो और ये जनरली मैं इसको कैसे मेजर करता हूँ, इसको यहाँ रखा हनी को अपना आराम से, कहीं पे बैठ गया स्केल में, हल्का सा ऊपर हनी डाला, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 300 कैलोरी का मील होगा। सुबह मैंने खाया था, इस लॉक करूँगा मैं, फ़ोन में डालूंगा, सुबह खाया था मैंने 650, तो अभी तो सिर्फ 950 ही कैलोरी हुई हैं, और मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही है। अब मैं 40 मिनट में जिम निकल जाऊँगा। ओके, तो मैं जिम नहीं गया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, जिम गया था, लेकिन अब मैं जिम से आने के बाद की मील लेने के बाद का कार्डियो कर रहा हूँ।
मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड करा, बट मैंने वहाँ पे वो नहीं करा कि वो माइक वहीं पे अटैच नहीं करा, क्योंकि पीछे गाने बजते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम वगैरह हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर दूंगा एंड फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूंगा, समझा दूंगा जो भी लॉजिक है, मैं क्यों कर रहा था। लैपटॉप पे मेरी सारी क्लिप्स है, तो देखते हुए बात कर लूँगे, है ना। तो पहले शुरू होता है, ये भाई एक्चुअली बड़ा खतरनाक है ना। ये 3-4 घंटे वर्कआउट करता है, इसको बस प्यार है वर्कआउट करने से, बात ऐसी है इसकी। तो अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ बेसिकली। तो वार्म अप में सीन ऐसा रखता हूँ मैं कि मतलब बहुत ही सिंपल, क्योंकि पहली एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल है, ठीक है। मैंने कर रखा है एक्चुअली कि पहले मैं लेग डे करूँ, तो होता है कि लेग टॉर्सो डे, सॉरी लिम्ब डे आज मेरा, तो उसमें मैं हाथ और पाँव दोनों ट्रेन करता हूँ। तो मैं लेग पहले ट्रेन कर लेता हूँ ना, और फिर मैं जाता हूँ अपना लेग डे करने के लिए, तो बहुत थक जाता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, जब लेग डे पहले ट्रेन कर लेता हूँ एंड फिर मैं आर्म ट्रेन करने जाता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ, एंड फिर आर्म की ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती है ना। इससे अच्छा ये लगा कि पहले मैं आर्म की 3 एक्सरसाइज कर लूँ, 1-2 एक्सरसाइज कर लूँ एंड फिर मैं जाके लेग्स ट्रेन करूँ, तो लेग्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आर्म से क्या ही थकावट लगती है, कुछ थकावट लगती नहीं 3 एक्सरसाइज से, है ना। तो इसलिए पहले मैं बाइसेप का करता हूँ वार्म अप, जैसे आप देख ही रहे हो। तो मैं 1-1, 2-2 रैप, जैसे 15 kg से मैंने 1-1 रैप कर लिया दोनों हाथ से, और मैं फटफट कर लेता हूँ वार्म अप, है ना। डिपेंड करता है, गाने अच्छे बज रहे थे, पिंक फ्लॉयड का लगा रखे थे मैंने इस सेशन में गाने, मज़ा आ रहा था एयरफोन में, है ना। फिर मैं सीधे देखा हुआ वार्म अप में बहुत जल्दी निपटाता हूँ एंड उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद रेस्ट करता हूँ, है ना। सीधे वार्म अप में इतना रेस्ट नहीं लेता, बीच बीच में स्पेशली स्टार्टिंग के वेट्स में जो कम हो, मतलब 7.5 से 15 kg जाने में इतना लगता नहीं है, बाइसेप मेरे लिए बहुत ही हल्का है वो, है ना। तो फिर ये अब पहला वर्किंग सेट शुरू हुआ है बेसिकली, है ना। तो पहले वर्किंग सेट में आप देखेंगे इंटेंसिटी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तो पहले रैप से ही थोड़ा हार्ड लगने लगता है, तो दैट इज़ अ गुड सेट, है ना। आप देखेंगे 2, 3, हाँ यहाँ पे दिमाग में लग गया था यार नहीं 8 नहीं होंगे, तो शायद 7 ही हुए, है ना। बट एंड में जो लास्ट वाला रैप है उसकी आप इंटेंसिटी देखें, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, है ना, कि इसकी स्पीड कितनी स्लो है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। मैंने एक और ट्राई करा, ओह 8 हो गए थे, नाइस, है ना। इसके ऐसे ही 2 सेट करा था, रिकॉर्ड मैंने एक ही करा है इसका, है ना। उसके बाद हाथ चेंज करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट, तो देखो मैं आराम से जल्दीबाजी से नहीं जा रहा हूँ, आराम से चल के जाऊँगा धीरे धीरे, है ना। थोड़ा वेट करूँगा, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करूँगा खुद को, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप ऐसे करोगे कि बिना रेस्ट के, तो दूसरे हाथ में इतना मतलब तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना पहले हाथ में कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा फटीक तो किकन रहेगा ही। तो 30-40 सेकंड का ब्रेक भी बहुत है, डिपेंड करता है एक्चुअली एक्सरसाइज में, बट जनरली आप यूनिलैटरल कर रहे हो तो छोटा ही मसल ट्रेन कर रहे होंगे, है ना, जनरली, है ना। तो तुम फिर मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ आराम से, है ना। वो भाई मेरे पीछे कर्ल कर रहे हैं, इससे शायद थोड़े से कम रैप निकले थे, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे पहला सेट ऐसा कर रहा था, फिर पूरा ब्रेक लेके जो दूसरा सेट शुरू करूँगा उसमें मैं पहले लेफ्ट वाला हाथ से शुरू करूँगा, या ऑपोजिट ऑफ जो पहला सेट कर रहा था, सेम वो, है ना। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने देखी है, ट्राइसेप पुश डाउन, इसमें वार्म अप वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बस हाथ सीधा करना है ना। मैंने हाथ आगे रखा है ताकि मैं एक जगह पे स्टेबल रहूँ, एंड बस लास्ट वाला जो रैप है वो स्लो होना चाहिए, बस वही फोकस है ओवरऑल। हम लास्ट वाला ही रैप देखेंगे। अब इसमें हो गया रहा है कि मेरा अपर आर्म भी ना आगे पीछे थोड़ा सा हिल रहा है, आइडियल सिचुएशन में वो ना हो, लेकिन फिर भी इट्स नॉट रैप। ओहो, ये बड़ा सुंदर रैप है, देखो क्या स्लो लॉग आउट है। हाँ, ये सबसे लास्ट, मतलब यू कैन सी इंटेंसिटी लास्ट के 3-4 रैप कितने स्लो हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वही है ना। एंड मैं मोस्टली ऐसे रहता हूँ जिम में, फुल्ली कवर्ड, शांत। जब मैं संडे को व्लॉग वगैरह बनाता हूँ तब मैं थोड़ा नंगा होकर जाता हूँ, क्योंकि व्यूज़ उसमें ज़्यादा आते हैं, है ना। तो वही देखोगे आप, जैसे मैं फिर से दूसरे हाथ के ट्रेन करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ओके, ये तो बोरिंग है, इसको स्किप करते हैं। तो देखा ही आपने पहले भी। फिर हुआ ये कि किसी बंदे ने डेडलिफ्ट करके छोड़ दिया ग्राउंड में सारा वेट, तो मैंने सोचा छोड़ो, आप खुद ही काइंड बन जाओ। कोई इंसान बुरा अच्छा नहीं होता, सब अपने इन्वायरमेंट की वजह से ही जैसे होते हैं, अच्छे बुरे जो भी होते हैं, है ना। तो आप इन्वायरमेंट बन जाओ उनके लिए, उनको अच्छा बनने के लिए, है ना, काइंडनेस दिखाओ। तो मैंने गुस्सा वगैरह उसने दिखाया, मैंने आराम से वेट उठाया, मैंने अपना काम करा। यू कॉन्ट हर चीज़ पे ऐसा रिएक्ट करोगे तो थक जाओगे, रिजेंटफुल हो जाओगे दुनिया के अगेंस्ट। अपना काम करो, ठीक है। 4 आर्म वर्कआउट हो गया मेरा, थोड़ा सा ऐसे निकालने में वेट, है ना। तो मैंने वेट हटाया और अपना वार्म अप सेट से शुरू करा। तो अब मैं इसमें भी देखेंगे मैं वार्म अप में कैसे बिल्डअप करता हूँ बेसिकली, है ना। तो
वही है, पहले मैंने 70 kg लिया, उससे मैंने शायद 3-4 रैप करे देखने के लिए, क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत समय से रोमेनियन डेडलिफ्ट करी नहीं है ना। 3-4 रैप करे देखने के लिए कि कैसा फील हो रहा है। ओह हाँ, सा फील हो रहा है, हैमस्ट्रिंग फील हो रही है। मोस्टली रोमेनियन डेडलिफ्ट ग्लूट्स के लिए होती है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो ओके डन, 3-4 रैप खत्म खेल। ऐसा नहीं कि पूरा 8 रैप का सेट करना है। मुंह पतला लग रहा है वैसे मेरा, अभी मैं अपनी वीडियो देख रहा हूँ तो फील हो रहा है मुझे, है ना। फिर हाँ ओके, फिर मैंने उसके बाद 20 का ऊपर से और वेट लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 रैप करके मैंने देखा कि ओके सब बढ़िया, हाँ स्पीड भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वेरी नाइस, है ना। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है आपको वार्म अप में, पॉइंट ही है वार्म अप का। वार्म अप में थकाना नहीं है आपको खुद को, है ना। उसके बाद मैंने सीधे लगाया 140, है ना, और उससे भी बीच में मैंने ब्रेक ही नहीं लिया कुछ। अब मैं नहीं बोल रहा कि ब्रेक लेना नहीं है आपको, नहीं ब्रेक लो आप, बट अगर ज़रूरत फील हो रही है तब, है ना। जैसे ये वेट ही इतने हल्के हैं, 1-2 रैप कर रहा हूँ तो कुछ थकान नहीं लग रही है मुझे, तो ठीक है सीधे नेक्स्ट सेट पे गए, 140 से 1 रैप करा, ओके नाइस, एवरीथिंग फील्स गुड। ओके अब वर्किंग वेट लगाएंगे सीधे 160 kg, है ना। और वर्किंग वेट करने से पहले मैं 100%, वो तो ज़रूरी है कि ब्रेक लूँगा ही लूँगा, है ना। तो उससे पहले आराम से लंबा ब्रेक लूँगा। एंड शायद मैंने पहला सेट रिकॉर्ड नहीं करता, सीधे मैं दूसरे सेट पर ही गया था। तो अब देखते हैं दूसरा सेट कैसा होता है। हाँ तो दूसरे सेट में बात ये कि पहले सेट में ना पजामा होल्ड कर रहा था, बारबेल को नीचे पुश कर रहा था, तो मैंने सोचा पजामा उतार ही देता हूँ। थोड़ा और लगता है जिम में पजामा उतारना, पर ठीक है, क्योंकि अगर मैं पाँव से रगड़ते हुए जाऊँ तो अब शिन्स तो मेरी वो कंडीशन हो गई हैं, घिस गई हैं, बाल उड़ गए हैं वहाँ से पूरे, क्योंकि बारबेल पास रखना होता है रोमेनियन डेडलिफ्ट में थोड़ा ना। तो इसलिए मैंने अपनी पैंट उतार दी ताकि इजी हो जाए थोड़ा रोमेनियन डेडलिफ्ट करना। समझ रहे हो, क्योंकि ढीला पजामा है, राइट, ऊपर आ रहा था तो पजामा में लग रहा था, तो पजामा होल्ड कर रहा था उस वेट को, इसलिए मैंने दूसरे सेट में पजामा ही हटा दिया। पहले सेट में तो रखा था, है ना। तो पहले सेट में 9 रैप हुए थे, और भी कर सकता था, लेकिन मैं अभी ये एक्सरसाइज मैंने बहुत समय से करी नहीं है। एंड अब मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरे ग्लूट्स थोड़े छोटे हो रहे हैं साइज़ में, तो वो अच्छी बात नहीं है, स्पेशली ऐसे अब मैं एज हो रहा हूँ तो छोटे ग्लूट्स होना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं, रोमेनियन डेडलिफ्ट ऐड करते हैं। वही है, बहुत से बात कर रहा, तो मैं सीधे 200 kg जो मेरा पहला PR था 5 रैप, सीधे वहाँ तो जाऊँगा नहीं, धीरे धीरे बिल्डअप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब 200 kg चल जाऊँगा, फिर 3-4 दिन मैं लेग ट्रेन नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, है ना। तो इसलिए मैं तो चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहे, है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहे। एक बार मुझे फिर से आदत पड़ जाए तब मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, है ना। तो इसमें मेरे आराम से सुंदर 8 रैप लगे हैं। इसको फॉरवर्ड करते हैं, ये भी आपने मेरा 1000 बार देखा है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ इसके बाद मैंने कुछ स्पेशल चीज़ करी है एक्चुअली, दिखाते हैं। हाँ तो यहाँ पे मैं बेंच पूरी सीधी करने की कोशिश करता हूँ, पहले देखता हूँ कि, क्योंकि अब मैं ट्रेन कर रहा हूँ फोर आर्म, जो ये वाला बाहर वाला पार्ट होता है, नीचे नहीं, जो ये एक्सटेंशन में काम आता है मोस्टली, जो रिवर्स कर्ल में भी ट्रेन होता है ना, हैमर कर्ल में भी ट्रेन होता है वो। तो उसमें बात ये है कि सबसे अच्छा लेवरेज उस पर होता है यहाँ से ऊपर, यहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। तो अगर इंक्लाइन रहे तो यहाँ पर तो थोड़ा इजी हो जाता है टॉप में। तो मैंने एकदम ही सीधी कर दी है बेंच, और बस पॉइंट बेंच का यह है कि मेरा एल्बो आगे पीछे ना हिले, जैसे लोग वो नहीं करते अपर बैक को दीवार पर रख के करते हैं ताकि कोई चीट ना हो पाए। बस बेंच का पॉइंट ही वो है, और कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये मैंने ऐसा लग रहा हो कि यार जब मैं खड़ा रहता हूँ ना तो आगे से मेरा बाइसेप कुछ लगता ही नहीं है, कि विड्थ नहीं है उसमें, जेनेटिक्स से वीक है उस पॉइंट पर, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा उस पर, है ना। तो इसलिए मैंने ये अप्रोच आजकल करी है। डंबल में थोड़ा नीचे से पकड़ता हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं ऊपर से पकड़ूँ या बीच से पकड़ूँ तो पूरा नीचे नहीं जा पाता मैं, तो थोड़ा नीचे से पकड़ता हूँ डंबल। एंड वही इसका मैं सिर्फ एक ही सेट करता हूँ, ठीक है। इसका एक ही सेट इसलिए करता हूँ क्योंकि इसको मैं हर दिन कर रहा हूँ एक्चुअली। अगर मैं 5 दिन जा रहा हूँ हफ्ते में, तो मैं 5 दिन ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक सेट लेकिन, है ना। क्योंकि ये अभी कोई नई चीज़ है, मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ। तो आई वुड लाइक कि ये मैं, जैसे मैंने बताया, कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो बार बार वो चीज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसका बस एक ही सेट करा हमने, उसके बाद हम मूव ऑन हो गए अपने स्क्वाट्स में, ठीक है। तो स्क्वाट्स में भी वार्म अप का जो सेटअप है, हाँ तो इसका बस एक ही सेट करा, फिर हम स्क्वाट्स में मूव ऑन हो गए। तो उसके लिए हमने पहले डाले स्क्वाट्स के शूज़, है ना। तो आप देखोगे मैं बहुत ही शांति से बैठा रहता हूँ हर टाइम, है ना, मैं गुस्से में नहीं रहता, मैं बस अपने गानों में थोड़ा विलीन हो जाता हूँ, है ना। मैंने आज प्लेलिस्ट भी मेटालिका, पिंक फ्लॉयड, और क्या शूट टू थ्रिल इसका था, AC/DC का, इनके गाने लगा रखे थे मैंने। तो मूड भी थोड़ा वैसा हो रखा था, मैंने एनर्जेटिक टाइप ना। इवन तो कैलोरीज मैंने आज नॉर्मल से कम ही खाई थी। मोस्टली मैं वर्कआउट से पहले 1500 कुछ कैलोरी खाना पसंद करता हूँ। इस दिन मैंने 900 कुछ कैलोरी खाई थी,
है ना। तो आज मतलब 900 कुछ, तो जनरली पर मुझे एनर्जी ओवरऑल कोई दिक्कत हुई नहीं उसमें, है ना। तो स्क्वाट शूज़ अपने आराम से पहन के, स्क्वाट शूज़ में बात यह है कि आपका एक तो स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, दूसरा सा हील एलिवेशन नहीं मिल जाता है, तो आप क्वाड्स को ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है देखो स्क्वाट शूज़ किसी के लिए। मैंने ये लिए थे 2018 में, ये मैंने 200 यूरो के लिए थे, तो 18,000 रुपये। कॉस्टली तो है, सस्ते भी आते हैं अब तो 1500-2000 के भी आते हैं। उस समय इतनी वैरायटी थी नहीं, है ना। अब तो इंडिया में यहाँ भी बनाना लग गए, तो अब काफ़ी पॉपुलर होगा यहाँ पे भी स्क्वाट शूज़ वगैरह, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है लोगों को। तो मैंने स्पोर्ट्स शूज़ में बहुत खतरनाक स्क्वाट करते हुए देखा है, बट मुझे पसंद है। मैं पहले वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था, तो उसके लिए मैंने लिए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, है ना। तो फिर स्क्वाट का वार्म अप जो हम देखेंगे वो भी सेम ऑलमोस्ट एक्चुअली उसी की तरह है जैसे हमने रोमेनियन डेडलिफ्ट का वार्म अप करा था, है ना। क्योंकि अब भी बात यह है कि लेग्स मोस्टली वार्म अप तो हो ही रखे हैं, और बॉडी तो वार्म अप हो ही रखी है कि काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है ना। तो इतना रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब, है ना। तो अब सीधे 25-25 की वेट लगाया हमने, है ना। और उसके बाद उससे भी 2-3 रैप करे, नीचे पॉज करा। पॉज स्क्वाट्स ही कर रहा हूँ मैं आजकल। बात यह, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगी तो मेरे राइट नी में हल्का पेन है, ठीक है। ये पेन मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है 2 चीज़ों से। पहले मैंने क्वाड एक्सटेंशन में बहुत लाइट वेट में ऊपर आइसोमेट्रिक्स करने शुरू करे हैं कि मैं पूरा पाँव सीधा करता हूँ एंड वहाँ होल्ड करता हूँ, ठीक है। मतलब 3 हफ्ते में मेरा पेन गया है, ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, उसमें मैंने शायद बात भी करी इस बारे में। एंड फिर मैं क्या करना शुरू करा, पॉज स्क्वाट्स, और भारी नहीं, है ना, धीरे धीरे भारी जाएंगे। तो मैंने जब पहले दिन करा था, शायद मैंने 100 केजी से पॉज स्क्वाट करा था पेन फ्री। मैं जैसे 110-120 गया तो पेन होना शुरू हो गया, है ना। तो फिर ओके, बॉडी ने सिग्नल दे दिया कि ये नहीं ये वेट अच्छा नहीं है। तो मैंने 110-120, अब मैं पहुंचा हूँ, आज देखते हैं कितना पहुंचा हूँ, राइट। तो उसके बाद मैंने बिना ब्रेक के साथ देखोगे 20-20 केजी और डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधे स्क्वाट पॉज स्क्वाट ही करा है यहाँ पे भी, ज़्यादा वो नहीं करा है, मतलब कितना, हाँ 1 2 3, हाँ लगभग 3 सेकंड, 1.5 से 3 सेकंड पॉज। और इससे मेरी नी में बहुत फ़र्क दिखा है, मतलब पेन तो एकदम चले सा ही गया है ना। तो इसलिए मैंने पॉज स्क्वाट रखे हैं अपने प्लान में, वरना स्क्वाट मैंने बहुत समय से करना छोड़ दिया था। और मेरी स्ट्रेंथ भी थी है, स्क्वाट्स डेडलिफ्ट में काफ़ी अच्छी करता था। अब मैंने अपर बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत ही कम कर दिया, वो तो मन नहीं होता इतना ना, वो ये जो आप चीज़ करते रहो उसमें मोमेंटम रहता है ना। तो हाँ, 140 करने से पहले मैंने हल्का ब्रेक लिया, क्योंकि रोमेनियन डेडलिफ्ट और स्क्वाट में काफ़ी फ़र्क होता है ना। मैं 140 टेस्टिंग ही कर रहा था, क्योंकि मुझे था कि हाँ भाई लास्ट टाइम मैंने 135 करा था पॉज स्क्वाट 3-4 रैप, है ना। तो अब देखते हैं 140 में कैसा होता है, बिना पेन के हो पाता है नहीं हो पाता है ना। तो मैंने अपने गाने लगाए, ठीक है, फुल फोकस से। ओके, लेट्स सी कैसा हुआ। व्हाट, ओके जस्ट पुट इट देयर, इट्स ओके। हाँ, तो उसके बाद मैंने बस एक ही रैप करा पॉज और देखा ओके अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ा ऊपर जाकर देखते हैं कैसा होता है। तो मैं शायद 140 से सीधे 160 के लिए चले गया देखने के लिए कि कैसा फील होता है ना। तो उसमें हम गए, तो देखते हैं कितना। इसमें हाँ थोड़ा नर्वसनेस तो थी, क्योंकि बहुत समय से इतना स्क्वाट करानी है, वो भी पॉज, है ना। अब मुझे लगता नहीं है पूरा नीचे गया भी था, ये वीडियो में अभी पहली बार देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं डर गया पूरा नीचे जाने से, मुझे लगा मैं उठ नहीं पाऊंगा, है ना। तो मेरे कैमरा था तो मैं एक्साइटमेंट में कर दिया। वैसे मैं अगर जाता तो अपने हिसाब से 150 से ऊपर में जाता नहीं पॉज में ना, क्योंकि बिना पेन के। लेकिन मैं पूरा नीचे गया, पॉज करा और ऊपर मैं आ तो गया। ऑफ कोर्स वो तो आ ही जाना था, 160 तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत बार करा 160 केजी। बट नहीं है, मुझे हल्का फील हुआ है ना, अंदर केव इन होते हुए मुझे लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, ये नहीं करना चाहिए, रुक जाते हैं, है ना। स्पीड भी बहुत स्लो थी ऊपर जाने की, तो मैंने बोला 140 ही बेस्ट वेट रहेगा। वापस करा, थोड़ा सा रेस्ट लिया 1-1.5 मिनट का, इतना एक रैप से क्या ही फटीक था, है ना। और उसके बाद ये आप देखेंगे सेट, इस सेट के बाद बड़ा एनर्जाइज्ड फील हुआ मुझे। तो देखेंगे कितना सुंदर सेट था, मैं भी पहली बार देखूंगा, तो देखते हैं शांत होके। हाँ, लगभग 1 सेकंड का पॉज है, विच इज़ मोर देन इनफ। और अब धीरे धीरे पॉज कम हो रहा है, क्योंकि नर्वसनेस बढ़ रही है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ स्टांस चेंज करा था, क्योंकि पहले जब मैंने लिया था वही है, जब बहुत समय तक स्क्वाट वगैरह ये चीज़ें ना करो तो होता है कि आपको आदत नहीं रहती, आपको पता नहीं होता आपका स्टांस क्या है, कितना वाइड रखना है, लेकिन सबका अलग अलग होता है, भूल जाते हो, है ना। तो पहले मैंने वाइड रखा था, यहाँ पे मैंने चेंज करके मैं नैरो आ गया फिर, ताकि फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा, फील होने लगा ना। लेकिन ये लास्ट वाला रैप मज़ा ही आ गया था मुझे, है ना। 5 सुंदर रैप करे,
अभी तो देखने में लग रहा है कि यार स्पीड इतनी तेज़ नहीं थी, सॉरी इतनी धीरे नहीं थी, और कर सकता था। उस समय तो लगा कि मैं 3 मिनट एक ही रेप में लग गया, है ना। तो ये मेन एक्सरसाइज थी। और उसके बाद आप देखेंगे अगर, तो ये मोस्टली साला क्वाड एक्सटेंशन ही है ना। मतलब क्वाड एक्सटेंशन में क्या ही है, बस पाँव सीधे करे मैंने। मतलब इसमें मैं पहले सिंगल लेग करता था क्योंकि मेरा नी पेन है, तो फिर मैंने अब दोनों से शुरू करा। ऑफ कोर्स फुल स्टैक ही था, तो फुल स्टैक से मैंने 12-13 रैप करे। पहले सेट में शायद 12 करे थे, दूसरे में 13 करे थे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, बस पाँव सीधा करना है, खुद को स्टेबली वहाँ पे पकड़ लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर एंड में अगर हम देखेंगे अपना फिजिक कैसा लग रहा था, तो वही है कि अभी तो उतना कुछ फ़र्क दिखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो शुरू ही हुए हैं हम। पंप ऐसा समय है कि मसल्स में पंप वगैरह भी कम होता है। अब होता है कि फैट के थ्रू पहले पंप दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन आर्म्स के साइज़ मुझे लगता है अभी तक तो रिटेन हो ही रहा है पूरा, है ना, ज़्यादा कम हो नहीं रहा। अब यहाँ पे पंप चले भी क्या था कि आर्म की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 3 एक्सरसाइज कर दी हैं अभी लेग्स की, तो सारा खून नीचे चले गया, है ना। लेकिन फिर भी यू कैन सी आर्म्स में अच्छा खासा साइज़ मेंटेन्ड है, अभी गया नहीं है। एंड लेग्स में भी थोड़ी आट्रोफी तो हुई है, थोड़ा मसल साइज़ कम हुआ है क्योंकि मैंने स्क्वाट वगैरह करने कम करे हैं। लेकिन अब फिर से बढ़ाऊँगा तो आई एम श्योर कि कट के दौरान भी ये बढ़ जाएंगे। बट ओवरऑल आप देखोगे तो हल्का तो कम हुआ है फैट, है ना, हल्का सा तो कम हुआ है क्योंकि मुझे खुद लाइट फील हो रहा है। वो तो ऑब्जेक्टिव है कि वेट स्केल पे कम है, ये कम हुआ है, लेकिन नॉट बैड। ओवरऑल फिजिक मतलब अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। ज़्यादा ऐसा कुछ मसल लॉस के, स्ट्रेंथ लॉस के कोई साइन है नहीं, 0 साइन है ऐसा, है ना। तो ओह नाइस भाव। तो यस, ये आज का वर्कआउट बहुत ही सिंपली ब्रेक डाउन। ओके, नेक्स्ट मील पे मिलते हैं। ये ख़त्म करता हूँ, 18 मिनट से बोल रहा हूँ मैं। ओके बाय। तो देखो ये वर्कआउट के बाद वाला मील है, तो ये एग नूडल्स हैं, ठीक है। एग नूडल्स यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, यहाँ तिब्बतन लोग काफ़ी रहते हैं। तो एग नूडल्स बनाते हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्लावर और एग, है ना। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, इसलिए मैं ये एक्चुअली रेगुलरली खाता हूँ। पेट भी भरता है काफ़ी इससे मेरा, है ना। तो ये एग नूडल्स मैंने लिए हैं 100 ग्राम करीब। तो मैं अभी ये लॉग इन कर रहा हूँ कितना हो रहा है। एग नूडल्स में इसमें कम से कम 380 कैलोरी हैं, सॉरी 350 कैलोरी हैं 100 ग्राम में, है ना। तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 250 ग्राम चिकन है इसमें रॉ, है ना। तो चिकन ब्रेस्ट रॉ 250 ग्राम, ठीक है। और कैबेज है इसमें 120 ग्राम रॉ, ठीक है। तो कैबेज भी ऐड कर देंगे 120 ग्राम। एंड ओवरऑल ऑयल 10 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो ऑलिव ऑयल कर दिया मैंने 10 ग्राम। वैसे रहता तो मोस्टली ऐसी है 5-6, हाँ 5 हनी यू सेड, हाँ 5 ग्राम हनी भी है इसमें, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो अभी तक की टोटल कैलोरीज मैंने लगभग 3 मील खाए हैं, मतलब 2 मील एक स्नैक खाया है, तो ये हुआ है, दिख रहा होगा, आई डोंट नो, 1785, राइट। एंड 150 ग्राम प्रोटीन ऑलमोस्ट। सो आई थिंक लाइक अभी हम प्रोटीन के लोग अपने गोल के लिए 160 ग्राम इनफ है मेरे लिए, है ना। तो प्रोटीन के पास है, फैट्स थोड़े से कम लग रहे हैं, कार्ब्स भी थोड़े से कम लग रहे हैं। तब आगे की मील से थोड़ा कार्ब्स में फोकस किया जाएगा, इसमें भी काफ़ी अच्छे कार्ब्स हैं। बट वर्कआउट के बाद कार्ब्स खाने ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वर्कआउट के बहुत लेट खाया क्योंकि मैं उसके बाद बातचीत करने लग गया लोगों से, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, है ना, दोस्त वगैरह मिल गए, तो समय जाता है उसमें, बट वो भी पार्ट है सोशलाइजेशन का, है ना। तो मैं अभी मील खाऊंगा एंड फिर इसके बाद लास्ट मील में मिलते हैं सीधे। ओके जी, लास्ट मील बहुत लेट हो गई है, मैं बहुत थक भी गया हूँ, मेरा कुछ मीठा खाने का मन है, राइट। एंड बहुत जगह मतलब बोला भी गया है कि सोने से पहले अगर आप थोड़ा मीठा खाएंगे तो स्लीप थोड़ा जल्दी आती है एंड ऑल। स्पेशली मतलब ऑफ कोर्स अगर आप हर दिन मीठा खा रहे हैं सुबह से रात तक, तब इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यू। बट अगर आपकी डाइट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आप ज़्यादा जंक वगैरह नहीं खा रहे हैं एंड टफ, तो इट कैन हेल्प, राइट। तो मेरा ऑफ कोर्स राइस केक्स आजकल फेवरेट हो रखे हैं। मैं ब्रेड भी खाता हूँ एक्चुअली, बट राइस केक्स एक्चुअली अभी तक अवेलेबल थे नहीं आसपास शॉप में, अभी हुए, तो मैं वही है, चीज़ों का शौक चढ़ता है उतरता है, ऐसा होता रहता है। और राइस केक में वॉल्यूम बहुत है, क्रंची है, थोड़ा च्यू करना पड़ता है, तो लगता है पेट ज़्यादा भर रहा है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट माइंड द टेस्ट, है ना। अब आपको पसंद नहीं है तो मैं फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ किसी को, सबके लिए अलग अलग होता है कैसा खाना चाहिए उनको, राइट। तो अब मुझे रिकॉटा मिल गया स्टोर में, ये है रिकॉटा चीज़।
ये इसमें 100 ग्राम में 128 कैलोरीज हैं, राइट। क्रोनोमीटर जो ऐप जिसमें मैं लॉक करता हूँ उसमें 150 दिखाता है, तो 30 कैलोरी का फ़र्क है, मैं पूरा 100 ग्राम वही ऐड कर देता हूँ। एंड 120 कैलोरी में इसमें है 11 ग्राम प्रोटीन, विच इज़ नॉट बैड, राइट। एंड चीज़ है, दूध से बनता है, गुड फॉर हेल्थ ओवरऑल टू। तो देखें ये ऐसा है, सॉरी ऊपर ऐसा है। तो इसमें मोस्टली क्या ही है, ये पनीर की तरह ही है, बस लो फैट पनीर समझ लीजिए। तो काफ़ी लोग घर में ही बनाते हैं एक्चुअली इसे, इतना मुश्किल है नहीं ये चीज़ घर में बनाना, बस क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है तो पैकेज चीज़ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप में से कोई बिज़नेस वाला है तो ये बिज़नेस ज़रूर खोलना चाहिए आपको। इंडिया में चीज़ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि दूध तो होता ही है यहाँ इतना सारा, ओके। एंड चीज़ में क्या ही चाहिए, मेन इंग्रेडिएंट तो वही है ना। और अपना फ्रेंच इटालियन लोगों से रेसिपीज़ लेके यहाँ चीज़ बनाओ और अमेजिंग। अब चीज़ में बहुत बहुत वैरायटी है। ब्लू चीज़ हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार के मोल्ड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की एजिंग टेक्निक्स होती हैं, एंड यहाँ पे बन सकता है। एक्चुअली मैं कुछ देख भी रहा था कि इटली में भी एक्चुअली पंजाबी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा, सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा मोज़रेला या पार्मेजान कोई ऐसा चीज़ है जो पंजाबी कम्युनिटी ही बनाती है इटली में। क्योंकि देखो पंजाबियों को अपना लैंड से, अपने उससे अटैचमेंट तो रहता है, क्योंकि बहुत फार्म लैंड है वहाँ ना, थी शायद एटलीस्ट, अभी का पता नहीं मुझे, है ना। तो वहाँ पे यह है कि इटली में भी सेम माहौल मिलता है उनको एनवायरमेंटली, है ना, और वो अटैचमेंट भी है, और वो दूध वगैरह के साथ भी डील करते हैं। पंजाबी लोग दूध भी अच्छा बजाते हैं, जैसे पंजाबी हरियाणवी लोग, इनमें ऐसे जेनेटिक्स हैं जो दूध अच्छा डाइजेस्ट करते हैं, है ना। एक्चुअली काफ़ी लोग स्पेशली साउथ में काफ़ी सारे लैक्टोस इंटॉलरेंट लोग हैं, है ना। अब माइनर भी रहते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट के, हल्के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन रहते तो हैं काफ़ी लोग। बहुत लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है एक्चुअली, है ना। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हाँ, कि कोई इंडियन है तो भाई ये बिज़नेस खोलो यार, चीज़ेस वगैरह का ना, बहुत चलेगा, बहुत मस्त चलेगा, है ना। और प्राइस पॉइंट थोड़ा फेयर, इस थोड़ा शिट थोड़ा सा स्केल करने की कोशिश करना बिज़नेस को। ऐसे मत करना कि भाई बहुत महंगा कर दिया टॉप 1%, क्योंकि स्केल में हाँ एकदम पैसा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पैसा कमाओगे। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। बहुत ही कम कैलोरीज हैं इसमें, बट एंड बहुत डिलीशियस भी लगता है। शायद देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, बट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी क्रिस्पीनेस प्लस चीज़ की सॉफ्टनेस प्लस हनी का, सिर्फ मीठा नहीं होता ना, एक अलग ही फ्लेवर होता है हनी का, बड़ा ये कॉम्बिनेशन मतलब मेरा फेवरेट है। तो एंड काफ़ी पेट ही भरता है इससे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, है ना। इसके बाद देखते हैं। तो आज की कैलोरीज हो गई हैं 2200, 160 ग्राम प्रोटीन, 260 ग्राम कार्ब्स, 48 ग्राम्स फैट। ऑनेस्टली आई एम हैप्पी about the protein and the carbs. फैट अगर मैं थोड़ा सा 55 ग्राम भी कर दूँ, इट्स नॉट अ हार्म, बट अभी इतना सारा अभी दिक्कत नहीं पड़ेगी, अभी सब कुछ बढ़िया है। 2200 इसलिए क्योंकि मैं एक्चुअली अभी तक 2500 खा रहा था। तो अब लास्ट में ऐसा होने लगा, पहले तो बहुत जल्दी वेट कम हुआ, लास्ट में ऐसा होने लगा कि अब 1 kg हो रहा है विद इन अ वीक, विच इज़ एक्चुअली स्टिल वेरी वेरी गुड, है ना। पहले बहुत सारा पानी वो नहीं निकला, अब एक्चुअल फैट धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। हाँ, बट मुझे लगा कि मैं कम भी खा सकता हूँ, लेट मी ट्राई फॉर सम टाइम, है ना। तो मैंने सोचा 2400 का गोल रखूँगा, बट लास्ट मील है 2200 ही हुआ, है ना। तो इट्स फाइन, जब मन नहीं हो रहा है तो फोर्स ईट क्यों करना, राइट, जरूरी थोड़ी है। अगर इससे पर साइड इफ़ेक्ट एक और होता है एक्चुअली, कि मैंने बीच में यह करा था कि एक दो दिन मुझे बीच में पता नहीं कि फॉर सम रीज़न, जब मैं स्टार्टिंग में बहुत कार्डियो करना शुरू करा, भूख ही एकदम कम लगनी शुरू हुई, है ना। तो मैंने 1800 1700 का ऐसे एक दो दिन लगातार कर दिया। तो हुआ है कि 3-4 दिन बाद ना मुझे इतनी सडनली भूख लगी, आई वॉजंट माई सेल्फ, मैं झगड़ा कर रहा था, मैं इरिटेट हो रहा था, और मैंने इतना सब कुछ खा लिया एक दिन में, आई डिडंट इवन मेजर, है ना, 3-4 दिन के बाद। और जैसे ही मैं खाया, राइट, मैं थोड़ा अपने सेंसेस में वापस आया, देन आई रियलाइज्ड, ओके, इतना एकदम से ड्रास्टिकली कम नहीं करना है। पता होता है जब और क्लाइंट्स का लिए बना रहे होते हैं तो यही करते हैं, लेकिन पता नहीं जब अपने लिए बना रहे होते हैं तो होता है नहीं यार, हम तो अलग हैं, हमें फ़र्क नहीं, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, वो होता है। बट फिर भी हम एट द एंड ऑफ द डे जानवर ही हैं, जानवरों को सिस्टमेटिकली भूखा रखोगे तो ज़्यादा लंबा सर्वाइव करेंगे। स्पेशली मेरे जैसे जानवर, कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे जिनको खाना बहुत पसंद है, राइट। तो उनके लिए
एकदम से कम कर देना इज़ नॉट आइडियल, स्पेशली अगर वो फूड एडिक्शन ऐसी चीज़ से गुजर रहा है। इवन दो आप मोटिवेटेड स्टेट में हैं ना, आपको लग रहा है नहीं मैं 1800 खा लूँगा, डोंट डू दैट, धीरे धीरे ही कम करो, ठीक है। ये मैं गलती करके बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप उनमें से हो कि आपको इतना प्यार नहीं है खाने से, या फिर कुछ इतना ही ट्रॉमा हो गया कि अब तो आर या पार, आपको भी वो माइंडसेट आ चुका है जैसा मेरा है कि हाँ मैंने एक दिन मैं सब करा, मेरा ये नहीं कि ओ नो सब बर्बाद, अब नाउ लेट्स गो बैक, नहीं नहीं, नेक्स्ट डे अपना स्मार्टेस्ट वाला ब्रेन वर्जन करा, ठीक है भाई फर्स्ट स्टेप पानी पियो दबा के, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल से शुरू करो। ऐसा नहीं कि मैंने उस पेल दिया तो अब आज भी मैं 1500 खाऊंगा, नहीं, ओके आई रियलाइज माई मिस्टेक, ठीक है 2400 2500 हो रहा था उससे वेट लॉस, क्यों मैं जल्दीबाजी में चले गया, राइट। फिर धीरे धीरे कम, तो अभी मुझे लग रहा है 2200 एक अच्छा, 22 to 2400 एक अच्छा रेंज है। मैं हमेशा रेंज पे रहता हूँ, पहले मैं 2400 और 2600 था, अब मैं 22 to 2400 की रेंज में रहूँगा। मुझे बहुत इजी लग रहा है मेंटेन करना, आई थिंक 2000 तक तो मैं इजीली मेंटेन कर सकता हूँ, थोड़ा वेजीज़ की क्वांटिटी वगैरह बढ़ा के। दिक्कत आएगी जब एक पॉइंट के बाद 1800 से 2000 कैलोरी में भी रहना पड़ेगा, वो ऊपर वो बहुत दूर की बात है। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक हम अलग इंसान ही बन चुके होंगे, राइट। आप भी इस प्रोसेस को कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप कर रहे हो उतना मैं सोचो कि भाई यार तब तो मुझे इतना करना पड़ेगा, तब ये होगा। जब तक आप वहाँ पहुँचोगे, आपने ये कर लिया होगा, तो आपका कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ होगा, तो उस पॉइंट पे पहुँच के यू विल हैव मच बेटर विजन, है ना। अभी नहीं समझ में आएगा, जस्ट डू व्हाट यू कैन नाउ, है ना। तो ओके अगर आपको ऐसे ही देखना है और तो प्लीज़ बता देना मुझे कि ये रेगुलर रखूँ मैं या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए फेयरली ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसमें फिर मैं इतना इंट्रो से अलग से खड़े होकर बात नहीं करूँगा ना, सीधे ये खाया, ये उठाया, दी एंड, कुछ दिमाग में टॉपिक आया तो बोल दिया, है ना। और मैं एक और सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपके कमेंट्स का ऐसे करूँगा कि एक वीडियो होगी जैसे 15-20 मिनट की, राइट। उसमें मैं ऐसा कर लूँगा कि हाँ 5 क्वेश्चन मैंने उठा लिए थ्रू कमेंट्स, राइट। तो मैं उसका एक पोस्ट भी बनाऊँगा अपनी यूट्यूब में, बट आपको है भी अगर क्वेश्चन तो कमेंट्स में लिख दो एंड ट्राई टू फ्रेम इट वेल, है ना। तो क्वेश्चन पूछना भी एक बहुत बड़ी कला है, तो ट्राई टू फ्रेम इट इन अ वेरी गुड वे कि 3-4 सेंटेंस मैक्सिमम में आप समराइज़ कर दो एंड बहुत क्लियर हो जाए। तो आप अच्छे से अगर इसको करने की कोशिश करोगे तो 2 फ़ायदे होंगे कि एक, आप एक्चुअली इस एरिया में घुस जाओगे कि अच्छे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, है ना। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी आपके लिए, और मेरे लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो वो करो एंड लेट्स सी, इस बार 70 kg पहुंचना है, पेपर थिन स्किन, दिमाग में और कुछ नहीं है। खाना मुझे पसंद है, बट ऑनेस्टली मुझे जो मैं खा रहा हूँ वो भी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, सही में। मुझे सूप, ओह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कल मैं ब्रोकली, ये आलू गोभी कैरेट्स प्याज इन चीज़ों से बनाया था, अब ब्रोकली वाला सूप बनाना है, ब्रोकली और पोटैटो वाला, ओह क्या मस्त क्रीमी होता है वो मैं कल बनाऊँगा, है ना। तो ओके, गुड नाइट, एन्जॉय, फॉलो, सब्सक्राइब, जो भी होता है, बाय।